अभी ट्रंप भारत में वहां जीते अमेरिका में, ट्रंप ने कहा आकर के, ट्रंप ने वहां पर जीतते ही कहा कि मैं भारतवंशियों के कारण जीता हूं, आकर के मैं यहां पर उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने ट्रंप से कहा कि आप भारत आओ तो आपको यहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल 4 नई लाइनें आपने कहीं नहीं सुनी होगी, आपको सुनाता हूं ट्रंप को क्या यहां पर आकर नहीं करना है। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से। मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वो पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। आजकल बहुत रील बनाने की संस्कृति पैदा हो गई है, आप लोग भी कई लोग बना रहे हैं, लेकिन इन रील बनाने वालों का हाल क्या होता है पंडित जी? रील बनाने वालों का हाल कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे, अच्छे 4 लाइन पे आप सब लोग पंडित जी को देख रहे हैं। 4 लाइनें आप सबको आनंद के लिए, आप सबको आनंद आ जाएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। आतंकवाद की समस्या का समाधान 4 लाइनों में, आतंकवाद की समस्या का समाधान 4 लाइनों में। 4 लाइनों में देखिए कैसे आतंकवाद की समस्या का समाधान हो जाता है। वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो, सुर से भटक गए हैं जो वो औकात बता दो, 2 दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, 2 दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ। अपना देश क्या है कि मन के मलंग मस्त फकीरों का देश है, मन के मलंग मस्त फकीरों का देश है, सच बोलते हमेशा कबीरों का देश है, हम विश्व गुरु दुनिया में कहलाते हैं क्योंकि सेंटा का नहीं अपना तो संतों का देश है, सेंटा का नहीं अपना तो संतों का देश है, जिंदाबाद नहीं अपना तो संतों का देश है। अरे बाबूजी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अंतिम 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आप लोगों से कभी मौका लगा तो बहुत, और विश्वान का बहुत धन्यवाद। ये ऐसी हम लोग इनको मफतलाल को मुफतलाल कह देते हैं, लेकिन ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। कविता के लिए जो काम कर रहे हैं ना, ये बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हैं। चैनल चलाने के लिए वो टैगलाइन डालना पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसा पंडित जी ने कहा था वैसा आप भी थोड़ा सुधर जाओ। हमें भी कोशिश करेंगे कि हम नहीं बिगड़ेंगे तो आप कैसे बिगड़ोगे? बिगड़ा तो कभी है जिसके बल पे आप बिगड़ जाते हैं। 4 लाइनें अंतिम सुनाता हूं आपको, 4 अंतिम लाइनें।
आप लोग सचमुच बहुत आनंद में और बहुत अच्छा सुन रहे हैं ये 4 अंतिम लाइनें सुन करके, और मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं अंतिम 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये धोती कुर्ता पहनकर, पंडित जी मैं अमेरिका के 50 दिन रहा अमेरिका में, भाई साहब के साथ भी गया था, भाई साहब मेरे गवाह हैं, एक भी जगह पर मैंने धोती कुर्ता नहीं उतारा। 25 शहरों में अमेरिका के प्रोग्राम किया और हर जगह धोती कुर्ता पहनकर जाता था। लोग पूछते थे कि ये क्या ड्रेस है, मैं बताता था ये हमारा भारतीय परिधान है, ये हमारे देश की संस्कृति है, ये धोती पहन करके मैं इसलिए आता हूं कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूं मनाओ। आप सबका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। हास्य व्यंग चारों तरफ बिखरा हुआ है। पिछले दिनों मेरा एक एक्सपेरिमेंट दुनिया में मशहूर हुआ। मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई, बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आईं तो गैराज के मालिक ने यह सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। समझ? विशेष बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है, उनके नाम के साथ पढ़ी गई। तो एक तीसरी बात पैदा हो गई, ये माइक्रो पोइट्री है, हिंदुस्तान में ऐसी कविता किसी ने लिखी नहीं है। एक पंक्ति और बात खत्म हो जाएगी। हर जोड़े पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमित को भी देता हूं। स्वागत है भैया। जिस ऊर्जा के साथ और जिस मैं चाहता हूं एक बार तालियां सुमित के लिए भी आपकी बजनी चाहिए। पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। तालियां बजानी है तो भरपूर बजा सकते हैं, इस पर जीएसटी नहीं लगा। एक पंक्ति और एक पूरा चरित्र आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। अगला जोड़ा सुनिएगा, जो आज घर से कसम खाकर आया हो कि ताली नहीं बजाऊंगा, वो भी रोक सके तो रोक कर दिखाए, और मन करे तो ऐसी बजाना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक देश में कहीं ना बजी हो, देश में कहीं ना बजी हो। इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता। पंडित जी देखिएगा किस ढंग से बात आई है। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री राहुल गांधी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। वाह वाह, क्या दृष्टिकोण, वाह, एक पंक्ति में काम हो गया। अगला जोड़ा और सुनिएगा। मैं शंभू के साथ गया था कलकत्ता कॉल इंडिया के प्रोग्राम में, ये सच्ची घटना है। मैंने जब बाबूजी ये जोड़ा पढ़ा तो 150 लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। कम से कम 60-70 लोग बाद में मिलने आए, बोले प्रवीण बाबू इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता। दिल्ली वालों सुनिएगा, आपको आनंद आएगा और बहुत मोहब्बत आपकी चाहूंगा। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था माननीय ममता बनर्जी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी देश को पहली बार मिला है जो नाश्ता एक देश में करता है, लंच दूसरे में, डिनर तीसरे में, और फिर पूछता है भाई और बहनों अब और कहां चलना। इससे आगे का भी एजेंडा। और अंतिम जोड़ा सुनिए, जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़ी। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। अरे वो एक तो रह ही गया,
पीके ने मुझे याद दिलाया। हाँ, उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। श्री अरविंद केजरीवाल, पहले सुन लो और आनंद आए तो आनंद मुझ तक पहुंचाना। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। ये सुमित 2 दिन पहले मुझे मिला तो बोले भैया भी इस लाइन में परिवर्तन कर लो। परिवर्तन अच्छा हो गया हो तो तालियां सुमित के लिए बजा सकते हैं आप। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में दारू भरी हुई है। और गाड़ी भी भगवंत मान ड्राइव कर रहा है। फिर तो एक्सीडेंट हो रहा है। दिल्ली बहुत कम आना होता है, लेकिन आपने मुझे आदेशित किया, मैं आया हूँ। स्वागत है भाई। पहली बार मैं डरा हुआ हूँ। मुझे मालूम है जो कभी ज़्यादा नहीं जमेगा उसके सम्मान में लाठियाँ हैं। मैं भी यहाँ से शपथ लेके जा रहा हूँ कि मैं कानपुर जाऊँगा। मैं तो चूंकि कानपुरिया हूँ, कानपुर का हूँ, तो मुझसे लोग आशा रख रहे हैं कि मैं लाठी तो नहीं बांटूंगा। अगर संभव हुआ तो देसी कट्टे बांट सकता हूँ। सही बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं पक्का कानपुर का कवि हूँ। शंभू भैया और हम दोनों लोग लपेटे में नेताजी में हम लोग लगातार आते हैं, देखते होंगे नेताओं को लपेटते हैं। मेरा लपेटने का यहाँ भी मन था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया मैंने देखा लाठियाँ बट रही हैं। बीजेपी की सोच के ज़्यादा लोग हैं तो मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया निपटाना। मैंने बिल्कुल भी नहीं लपेटूंगा। और बीजेपी के नेताओं को सर मैं इसलिए भी नहीं लपेटता हूँ, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि मैं कानपुर का हूँ। दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। जिस दिन कानपुर वाले की कार पलटी थी, आदरणीय विकास दुबे जी की, तब से हमने कसम खा ली कि हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो बाबूजी के स्कूल में पढ़ाता हूं। अब हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। हमने कहा बेवकूफ, मैं कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं आपकी, आप ठीक है। हाँ, ऐसा ही सुन लीजिएगा। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो समझ गए होंगे भाई साहब। हाँ, मास्टर जी बड़ा होशियार होता है। हमारे भाई हैं सुमित भाई, बहुत व्यस्त कवि हैं। सर ये इतने व्यस्त कवि हैं कि बगल वाले रूम में थे, लेकिन 1 घंटे से फ़ोन में मिला रहा था, इनका फ़ोन उठ नहीं रहा था। इनकी वाइफ का फ़ोन, हमारी भाभी जी का, इनकी पत्नी का फ़ोन आ गया। कहने लगे हेमंत भैया 1 घंटे से सुमित ओरछा को हम फ़ोन, गुस्से में थी इसलिए नाम लेके बोल रही थी। कह रहे भैया 1 घंटे से सुमित ओरछा को मैं फ़ोन मिला रही, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, इंगेज जा रहा है। हमें शक है ये किसी लड़की से बात करते हैं। आज इनको हिंदी में समझा देना, अगर बटोगे, ताली सारे लोग बजाओ, तो कटोगे। तो सुमित भाई एक रहो और सेफ रहो। बहुत अच्छा ही संचालन कर रहे हैं सर। मैं तो कानपुर का सर हूँ। मैं बताऊँ दुनिया का सबसे विचित्र शहर दिल्ली के बगल में ही है। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, 10-12 मिनट से मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं लूँगा। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है, लिखा रहता है सर। आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली के नेता अच्छे हैं, आदरणीय अग्रवाल जी बैठे, बड़ी तारीफ हो रही थी, अच्छे हैं नेता सर, हमारे कानपुर के भी अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। अभी 1 साल पहले मुंबई में मैं सोनी चैनल में लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था। मैं वहाँ से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है।
हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ने बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है, अब उसका जवाब सुनना। और दिल्ली वालों सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब, एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इससे हुआ क्या? कहेंगे हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम को चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट, पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो भाई साहब मैं उसी उत्तर प्रदेश का हूं, सही बता रहा हूं सुमित भाई। लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो कह रहे थे हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। तो हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। तो मैंने 4 पंक्तियों में उसको निपटा दिया। अगर आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो तालियों का महोत्सव करना। मैंने लिखा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी, हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। ये देखिए बाबूजी का भी आशीर्वाद मुझे मिल गया, आशीर्वाद मिल गया सर। बस 2-4-5 मिनट मेरे पास और बचा हुआ है, तो मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए मैं कोई दूसरी बात, प्यार मोहब्बत है ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। हंसाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। प्यार मोहब्बत मैं इसलिए भी नहीं करता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, योगी जी की सरकार है। योगी जी की जब सरकार नहीं थी तो 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने सबसे राखी बंधवा लिया। बाबूजी को तो योगी जी खुद नीचे बैठकर सुनते हैं। बाबूजी जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के लट्ठे चलते हैं। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं, उसके कई कारण हैं। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो हमसे ये शंभू भाई कह रहे थे यार ये मोहब्बत क्यों नहीं करते, तो मैंने इनको 4 लाइन सुने, आपको भी सुना दे रहे हैं। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो साहब सही बता रहा हूं, कोई नहीं दिखता। आप लड़कियों से कोई भी क्वेश्चन पूछिए तो इतना उठपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगे स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं, मैं आपको अंत में चलते चलते मैं तो घंटों सुना सकता हूं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। तो मैं आपको एक व्यंग्य सुना रहा हूं। मुझे मालूम है व्यंग्य खत्म होते होते आप खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं चूंकि आप पहले ना खड़े हो जाए इसलिए मैं व्यंग्य सुना दे रहा हूं, नहीं वो रह जाएगा। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला गुरु कहाँ? दिल्ली में तमाम कवि सम्मेलन छोटे बड़े आप लोग कराते रहते हैं। मुझे मालूम है दिल्ली में अगर जितना आप लाफ्टर सुनते हैं उतना ही अच्छा व्यंग्य सुनते हैं। व्यंग्य के सबसे बड़े नामों में एक नाम हमारे प्रवीण भैया बैठे हुए हैं, हमारे शंभू भाई बैठे हैं। इन दोनों बड़े कवियों को मैं समर्पित कर रहा हूँ ये कविता। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला गुरु कहाँ? मैंने कहा कवि हूँ, भटक गया हूँ। बोला कवि होके भटक गए हो? बोला कवि होके भटक गए हो? वैसे आजकल ज्यादातर कवि भटक गए हैं, अपने स्वार्थ में अटक गए हैं। हास्य का कवि अपने ऊपर भी व्यंग करने की हम लोग हिम्मत करते हैं। हास्य का कवि जुगाड़ से खुद को भुना रहा है, कविता की जगह पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। वीर रस के कवि वो तो चिल्लाना ही अपनी आन समझते हैं, खुद को दारा सिंह पत्नी को पाकिस्तान समझते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, नहीं जहाँ चीन है वो चट्टा बना दें, माइक को ही तोड़ के कट्टा बना दें। गीतकार सीधे साधे बेचारे जिंदगी के मारे, इनको केवल प्रेमिका के गम सताते हैं। ये गोभी को फूल को भी चमेली का बताते हैं। खैर छोड़ो, तुम किस विधा के कवि हो? मैंने भूलते हुए कहा वीर रस का। बोला वीर रस के कवि होकर डर रहे हो, फिर क्यों देश के लिए मर रहे हो? कवि हो तो प्रूव करके बताओ, कोई अच्छी सी कविता सुनाओ। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतना सुनते हमारे पास आया। व्यंग अगर कलेजे में लग जाए तो छोटे से कवि को ओपनिंग करना बड़ा कठिन होता है, आने जाने में ओपनर निपट जाता। लेकिन आपने मुझे प्यार दिया, अगर आपके मन की बात कह दी तो हाथ उठा के या तो मेरा समर्थन करना या मुझे हूट भी आप कर सकते हैं। उसने मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतने में जोर से चिल्लाया, बोले क्या नशे में समझ रहे हो? और हमें क्या इतना भी नहीं मालूम कि जहां के बच्चे पेट भरने के लिए अल्लाह का नाम लेते हैं, चलती ट्रेनों में सूरदास की लाठी थाम लेते हैं, और जहां का नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? जब कोई नेता, प्रणाम करता हूं, अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? हमने कहा गुरु को चापी बताएं। बोला जिस दिन देश में बेरोजगार आत्महत्या की जगह रोजगार पाएगा, गरीब 2 वक्त की रोटी खाएगा, किसी कन्या को भ्रूण में हम मारेंगे नहीं, किसी जयचंद से जब हम हारेंगे नहीं, धर्म के नाम पर जब हम बांटे नहीं जाएंगे, हमारे सैनिकों के सर जिस दिन काटे नहीं जाएंगे, और अपनी ही मां के लिए किसी मुंह में जब गाली नहीं होगी, रक्षा सौदों में जिस दिन दलाली नहीं होगी, जिस दिन देश का हर एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वंदे मातरम कहेगा मेरे मित्र, उस दिन देश का झंडा ऊंचा रहेगा। बहुत बहुत